हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे लाइव क्लास में। और बहुत से सारे विद्यार्थी अभी लाइव क्लास में जुड़ ही रहे हैं, है ना। जो भी बच्चे खुचे हुए हैं सभी आप इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, एक हिसाब से समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद, इस लाइव सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे लोग? यूरोप में राष्ट्रवाद। मतलब अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में किस तरह का राष्ट्रवाद चल रहा है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग से मेरा आग्रह होगा, जो भी अभी लाइव में नहीं जुड़े हुए हैं सभी आपस में लाइव में जुड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी लाइव में जुड़ भी गए हैं। जैसे मैं दो चार का नाम बोल देता हूं, जैसे अमित कुमार हो गया, रोशन कुमार हो गया, मोहम्मद निजाम हो गया, गौतम हो गया, है ना। बहुत सारे बच्चे अभी लाइव में जुड़ ही रहे हैं और बहुत सारे बच्चे लाइव में जुड़ भी गए हैं। तो जो बच्चे अभी अपने समय पर लाइव में नहीं जुड़े हुए सभी से आग्रह है जो आप लोग लाइव में जुड़ जाएंगे, ठीक है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। यह मत समझिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वह इंपॉर्टेंट नहीं है। A to Z, एक से लेकर सभी जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर में, इस सेशन में, इस लाइव क्लास में मैं आपको एक से लेकर के लगभग 50-60 के आसपास में मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो आप लोग रुके रहेंगे, है ना। आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए तो बिल्कुल शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा। सर मैंने शेयर कर दिया, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। गौतम कुमार मैंने बोल रहा है जो मैंने शेयर कर दिया, बहुत अच्छा। चलिए अब बिना देरी के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के बात एक चीज शेयर कर देना चाहता हूँ। देखो, पढ़ लेने से नहीं हो जाता है, आपको इस बात को मेमोराइज भी करना पड़ेगा, अपने ध्यान में रखना भी पड़ेगा, है ना। इसके लिए चाहिए आपको नोट्स। इसके लिए क्या चाहिए? नोट्स चाहिए। और मैं आप लोगों को जो है नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। कोई चार्ज नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, कोई रुपया पैसा नहीं, बिल्कुल A to Z नोट्स आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो भाई फ्री कैसे मिलेगा, है ना, कहां से मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 7091298597, 7091298597। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहां से क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे नंबर यहां से कांटेक्ट करके आप अपना PDF नोट्स ले सकते हैं। या फिर यदि आप चैनल टेलीग्राम चलाते हैं, क्या चलाते हैं? टेलीग्राम चलाते हैं, तो भी आप यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल है JSM डिजिटल क्लासेज, JSM डिजिटल क्लासेज, JSM डिजिटल क्लासेज। आप यहां से भी क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका यह हो गया जो संपर्क सूत्र हो गया, जो आप किस तरह से नोट्स अपना ले सकते हैं। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की जो क्रांति हुआ इसका प्रमुख कारण क्या था। तो सबसे इसका प्रमुख कारण क्या था बच्चा, आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में टैप हो जाना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आप लोगों का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में हमेशा मेरे से पहले आप लोग क्या होना चाहिए? टाइप हो जाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ने अभी टाइप कर चुके हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों ने टाइप कर चुके हैं। चलिए पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? पहला ऑप्शन है आपका प्रजातंत्र। सेकंड ऑप्शन है निरंकुश शासन। सेकंड ऑप्शन क्या है? निरंकुश शासन। अगला ऑप्शन क्या है? सी नंबर में गिरफ्तारी पत्र। या फिर चौथा ऑप्शन क्या है आपका? जो मनसबदारी प्रथा। ये इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन किसका होगा? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। हमें पता है आप लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग बताइएगा तब हमको पता नहीं चलेगा, हमको पहले से मौजूद रहता है। क्योंकि इतने सारे बच्चे जो देख रहे हैं ना, सबका अगर कमेंट आ जाए तो कितना ना सारे, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल देखते हैं, अंदाजा नहीं लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए रिवाइज कैसे होगा? आंसर को टाइप करने से, रिवाइज होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्या प्रजातंत्र शासन था, या फिर निरंकुश शासन था, गिरफ्तारी पत्र के द्वारा, या फिर मनसबदारी प्रथा? इसमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा निरंकुश शासन था। अगर निरंकुश शासन नहीं रहता तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति में थोड़ा देर हो सकता था, लेकिन जो ही निरंकुश शासन आया तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख
मतलब फ्रांसीसी क्रांति का उदय हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? वैसे तो शासक वंश की स्थापना बहुत सारे कांग्रेस के द्वारा की गया है ना, लेकिन पूछेगा जो शासक वंश की बहुत सारे के द्वारा किया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा की गई। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पर ध्यान दे दो। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? आपका ऑप्शन आपके सामने में है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हाइसबर्ग, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हाइसबर्ग। सेकंड नंबर ऑप्शन है ओलिया वंश। थर्ड नंबर ऑप्शन है वुर्वो वंश होगा, इसको आप ध्यान रख लीजिए। सी नंबर ऑप्शन क्या है? वुर्वो वंश। या फिर चौथा नंबर ऑप्शन जारशाही। इनमें से कौन सा ऐसा वंश था जो फ्रांस में शासक वंश की स्थापना के समय वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बिल्कुल इधर ध्यान दे। मोबाइल के नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं जाना है, मोबाइल के नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल मोबाइल को साइलेंट कर लेना है। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वुर्वो वंश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वुर्वो वंश इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वुर्वो वंश इज द राइट ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन। चलिए 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है, चांस है जो 2024 में पूछने वाला है। तो आप लोग यह लेकर के चले जो हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट है, हमारे लिए एक नंबर इंपोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन क्या है? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बोर्ड मॉडल एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर आपका टकरा गया है। पहला नंबर ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, सेकंड नंबर ऑप्शन है 1791 ईस्वी में, थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है जो 1801 ईस्वी में, या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन 1804 ईस्वी में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों, आपका आंसर टाइप हो जाना चाहिए। आपका आंसर विद इन फ्यू सेकंड आपके कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। चलिए फटाफट बोलिए, इसमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा? 1789 होगा, 1791 होगा, 1801 ईस्वी होगा, या फिर 1804 ईस्वी होगा? इनमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा? बहुत सारे विद्यार्थी इसमें डी ऑप्शन लगा रहे हैं। वेरी गुड, जो बच्चे डी ऑप्शन लगाए हैं इसका वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इसका सही ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है। मेरे गुरु, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छात्रों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1804 ईस्वी। मतलब नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1804 ईस्वी में। किस वर्ष लागू किया गया था? 1804 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वियना सम्मेलन, जिसको हम कांग्रेस के सम्मेलन बोलते हैं, वियना का सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन आपके नजर के सामने है, आपका ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है। पहला नंबर ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट, पहला नंबर ऑप्शन आपके सामने नेपोलियन बोनापार्ट। सेकंड नंबर ऑप्शन लुई 18वां, थर्ड नंबर ऑप्शन चार्ल्स दसम, चौथा नंबर ऑप्शन मेटरनिक। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन? इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? आप लोगों का कमेंट बहुत जरूरी है। कमेंट कीजिए जो इसमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट होगा, लुई 18वां होगा, चार्ल्स दसम होगा, या फिर मेटरनिक होगा? इसका कौन सा ऑप्शन? बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिसका आंसर गलत आ रहा है, जो कि इसका टिक कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी नहीं होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने वियना सम्मेलन का अध्यक्ष नहीं था। कौन था? तो मेटरनिक था। मेटरनिक कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? जो मेटरनिक ने जो व्यवस्था बनाया था, यह किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? यह आपसे पूछ रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, माइंड को बिल्कुल शांत रखना है और इसका जवाब देना है। पहला ऑप्शन आपके सामने में है गणतंत्र की स्थापना करने के लिए, गणतंत्र बनाने के लिए, गणतंत्र राज बनाने के लिए, इसकी स्थापना के लिए, या फिर प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे वो, या फिर पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना चाहते थे, मतलब पहले की जो व्यवस्था था उसे फिर से लागू करना चाहता था, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा?
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी साथ साथ इंपॉर्टेंट है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, मतलब पहले का जो व्यवस्था था उसको फिर से लागू कर देना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। सी नंबर क्या है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, सॉरी बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था, या फिर पर्सा का चांसलर था? इसमें से कौन सा था? मेटरनिक कौन सा था इसमें से? बोलो मेरे बच्चों, मेटरनिक कौन था इसका? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, या फिर फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, या फिर पर्सा का चांसलर? इसका बेस्ट ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ने ए नंबर टिक किया है, जो कि बिल्कुल सही है। ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। आप लोगों को पलक नहीं झपकाना है, बिल्कुल आंखें बंद नहीं होना है, बिल्कुल सो जाना है। आप लोगों को नींद कैसे हो सकता है जो आपका एग्जाम आने वाला है? चलिए, बेस्ट ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में लॉक कर लीजिए, अगर हो सके तो दिल में लॉक कर लीजिए, लेकिन कीजिए जरूर मेरे गुरु। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाती है। क्या कर रहा है इसमें? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? पहला नंबर ऑप्शन नेपोलियन ने कहा था, सेकेंड नंबर ऑप्शन हिटलर ने कहा था, थर्ड नंबर ऑप्शन मेटरनिक ने कहा था, या फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन गॉरिबाल्डी ने कहा था। इसका आंसर सबका टाइप हो जाना चाहिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में सबका आंसर टाइप हो जाना चाहिए। आपका 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे ने सी नंबर का ऑप्शन दिया है, मतलब इसका मतलब यह हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों का जो तैयारी है बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन इज द बेस्ट ऑप्शन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन है ना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मतलब मेटरनिक ने कहा था जब यूरोप फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? जो नेपोलियन जो कोड बनाया गया था उस कोड में कितने कोड थे? थोड़ा 1 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा एक इशू आ गया है। बोलो बाबू आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा भी देते सारे बच्चों को। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम लाइव में थोड़ा एक चीज़ दिखाने वाले हैं। आज मेरे स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट समझ लीजिए स्टूडेंट है, उसका आज बर्थडे है। आप लोगों का जो है उम्मीद है जो आप लोग इसको जो लंबी उम्र का कामना देंगे, इस वजह से थोड़ा सामान उसको उतारो, इसके ऊपर भी एक काला पन्नी होगा, इसको ऊपर उतारो, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट है, लाइव आप लोगों के वजह से मैं इसके अटेंड मतलब बर्थडे में नहीं जा पाया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मेरे विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चों ने यहाँ पर आकर के मुझे सर बोला सर मेरा आज जो है बर्थडे है, चलो इसको यहाँ पर रख दो, ठीक है। आप लोग दुआ कीजिए जो इसका लंबी उम्र हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाओ, सामने आ जाओ, कोई बात नहीं, सामने आ जाओ। चलिए आप लोगों के लिए मैंने जो लाइव क्लास नहीं छोड़ते, इसके लिए हमने इसका जो सारा बर्थडे जो है कैंसिल करवा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, उम्र का मनोकामना हम कहीं से कर सकते हैं, बस दिल साफ होना चाहिए। चलिए आप लोग थोड़ा इसको शुभकामना दे दीजिएगा लंबी उम्र का। चलिए मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वेरी गुड, खुश रहो, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है जो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? आप लोग आ जाइए इधर। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? पहला नंबर ऑप्शन 3 कोड थे, पहला नंबर ऑप्शन 3 कोड थे, सेकंड नंबर ऑप्शन 5 कोड, चौथा नंबर ऑप्शन 4 कोड, या फिर डी नंबर ऑप्शन 7 कोड थे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, आपके कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो देखो बच्चों, नेपोलियन का जो कोड था उसमें 5 कोड था। कितना कोड था? 5 कोड। आपको माइंड में याद रख लेना है,
माइंड में याद रख लेना जो 5 कोड था इसमें, बिल्कुल कितना कोड था, 5 कोड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, रोमानीवाद क्या था। ये जो चर्चा हो रहा है रोमानीवाद का ना, यह क्या था, रोमानीवाद क्या था। देखिए रोमानीवाद जो था यह क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद क्या था, एक सांस्कृतिक सभी के दशा में चलने वाला यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो कहां पर है सांस्कृतिक आंदोलन, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में मतलब अभी के स्थिति में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को याद होना चाहिए जो इटली एवं जर्मनी जो है अभी के स्थिति में कौन सा ऑप्शन आप लोगों को टाइप हो जाना चाहिए। मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप लोग बताइए उसके बाद मैं बताऊंगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है उत्तरी अमेरिका, पहला ऑप्शन आपके सामने उत्तरी अमेरिका। सेकंड नंबर ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका, सी नंबर में यूरोप और डी नंबर में पश्चिमी अमेरिका। फटाफट आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए, फटाफट आपका इसका आंसर होना चाहिए। चलिए तो अभी मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ रहा हूं अभी यूरोप में राष्ट्रवाद, तो इसी से पता चल जाता है ज्यादातर उम्मीद कहां का था, यूरोप का में। तो अभी यहां पर समझ लीजिए जो इटली एवं जर्मनी का जो वर्तमान स्थिति में जो किस महादेश में आता है, यह यूरोप महादेश में आता है। चलिए टोटल महादेश की संख्या 7 महादेश आता है। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मारियान किस देश राष्ट्रवाद का प्रतीक है, किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है मारियान। चलिए मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है। ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस, फर्स्ट नंबर ऑप्शन फ्रांस, सेकंड नंबर ऑप्शन जर्मनी, तीसरा नंबर ऑप्शन रूस और चौथा नंबर ऑप्शन इटली। इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है, राष्ट्रवाद का प्रतीक है। फ्रांस का, जर्मनी का, रूस का या फिर इटली का। फटाफट बोलो मेरे प्यारे बच्चों किस देश का था, तो यह था फ्रांस का। किस देश का था, फ्रांस देश का। आगे बढ़े हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। अगर आप चाहते हैं जो राष्ट्रवाद हो, है ना, तो इसकी अवधारणा किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। इनमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो इनमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों का जो धीरे धीरे सारे बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं, सभी को थैंक यू, सभी को गुड इवनिंग, सभी को बेस्ट विशेष, है ना। आप लोगों का दिन शुभ जाए, आप लोगों का जो है रात शुभ जाए, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम की तैयारी बढ़िया से हो, मेरा यही दुआ रहेगा जो आप लोग बढ़िया से मेहनत करके एग्जाम का तैयारी करें और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाइए। चलिए मान सम्मान सब कमा लेता है, सॉरी रिजल्ट सब कमा लेता है, मान सम्मान कोई कोई कमा पाता है। तो आपका रिजल्ट बढ़िया होगा, आपका रिजल्ट बताएगा जो आपके माता पिता का कितना सम्मान किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सॉरी इस नंबर का ऑप्शन ने बताया ना, 12 नंबर क्वेश्चन का, पुनर्जागरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म इस पुनर्जागरण के माध्यम से हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था। बहुत क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको वियना कांग्रेस के बारे में पूछेगा, वियना कांग्रेस के बारे में पूछेगा, तो आप लोगों का इसका आंसर फटाफट टाइप हो जाना चाहिए, चलिए अगला सॉरी इस नंबर का जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए, लेकिन कुछ सारे बच्चे जो है इसमें फंस भी गए हैं, तो वैसे बच्चे के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए जब ये पूछेगा वियना कांग्रेस, तो 1945 ईस्वी आपको माइंड में, सॉरी 1815 ईस्वी आपको माइंड में आना चाहिए। 1815 ईस्वी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके मन में आ जाना चाहिए 1815 ईस्वी, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था। 1830 के जो फ्रांस क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति के बाद जो फ्रांस में किस प्रकार का शासन किया गया था, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे, संघीय शासन व्यवस्था। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, संघीय शासन व्यवस्था। बी नंबर ऑप्शन संवैधानिक राजतंत्र, सी नंबर ऑप्शन निरंकुश राजतंत्र, या फिर डी नंबर ऑप्शन गणराज्य। यह आपका बेस्ट विशेष है, बेस्ट ऑप्शन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन का। आप लोगों को इसमें टाइप हो जाना चाहिए
14 नंबर क्वेश्चन आपको टाइप हो जाना चाहिए। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर दिए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग सुधारिए, गलती को सुधारिए। गलती होना निश्चित है, लेकिन सुधारना जो नहीं करते हैं ना वह बहुत बड़ी गलती है। गलती होना, एक बार गलती होना गलती नहीं कहलाता है, लेकिन आप यही गलती बार बार करते हैं, यह एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। चलिए संवैधानिक राजतंत्र इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। संवैधानिक राजतंत्र इसका क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। धीरे धीरे सारे बच्चे लाइव में जुड़े रहे हैं, सारे बच्चे लाइव में जुड़े रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग समय पर लाइव आ जाइए, बदलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका चला गया है ना। इस तरह से आप कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिए, फिर से दोबारा एक से लेकर के शुरू कर लीजिएगा, आपको मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। चलिए कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी भी चांसेज है इस क्वेश्चन को पूछने का। ऐसा नहीं है जो बार बार पूछा गया तो यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह और उल्टा करके पूछ देता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का ऑप्शन आपके सामने है, आपके नजर के सामने है, आपके आंखों के सामने में है। पहला ऑप्शन मेजिनी, सेकेंड नंबर ऑप्शन गॉरिबाल्डी, सी नंबर ऑप्शन विक्टर इमैनुअल, और या फिर डी नंबर ऑप्शन मुसोलिनी। इसमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट आपका आंसर, मैं यहां से देख रहा हूं सारे विद्यार्थी का लगभग सही जा रहा है, सारे विद्यार्थी का लगभग सही जा रहा है ऑप्शन। इसी तरह से आप लोग सही ऑप्शन देते रहिए, है ना, और मेरे दिल की धड़कनों को तेज करते रहिए। बिल्कुल मेरा दिल का धड़कन तेज हो जाता है जब आप लोगों का जो ऑप्शन सही आ जाता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेजनी जो है इसका यंग यूरोप का संस्थापक था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 17 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। बाबू लोग मसीहा का मतलब होता है जो हीरो होता है, इसी को आप पहले जमाना में मसीहा कहते थे, ठीक है। तो इटली का जो मेन एकीकरण हुआ था वह किसके नेतृत्व में किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इसका मेन मसीहा कौन था। यहां पर ऑप्शन आपके सामने में है, पहला नंबर ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, सेकंड नंबर ऑप्शन है मेजनी ने क्या किया था, काबूल के बारे में गॉरिबाल्डी। इसमें से कौन किसने किया था, इसमें से इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, इसमें से इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, काबूल और या फिर गॉरिबाल्डी। मैं यहां से देख पा रहा हूं सारे विद्यार्थी का ऑप्शन, सारे विद्यार्थी का लगभग सारे विद्यार्थी का इसका ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। सारे विद्यार्थी बी में टिक कर रहे हैं, वेरी गुड, आप लोग बी टाइप कर रहे हैं, हमारा दिल का धड़कन बढ़ रहा है। चलिए वैसे जरूरी भी है बढ़ना, है ना, तब ना आप लोग क्या करिएगा। अरे बच्चे लोग, आपके लिए हम इतना परेशान होते हैं, है ना, आपके लिए नहीं, एक हिसाब से समझे तो हम खुद के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारा रिजल्ट तभी पता चलेगा जब आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया निकलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 18 नंबर क्वेश्चन, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, मेजिनी का संबंध जो था किस संगठन से था। आपके सामने आपका कुछ ऑप्शन है, लाल सेना, कार्बोनरी, फिलित, अरे भाई साहब कहां चला गया। 18 नंबर क्वेश्चन, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। 18 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संगठन किस संगठन से था, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बोनरी के संगठन से था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 19 नंबर क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। मतलब कौन ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरा यूरोप के, संपूर्ण यूरोप का मतलब पूरा यूरोप की समस्या बना दी, ऐसा स्थिति बना दिया था। आपके सामने ऑप्शन है, काउंट काबूल, पहला ऑप्शन क्या है, काउंट काबूल, सेकंड नंबर ऑप्शन गॉरिबाल्डी, सी नंबर ऑप्शन मेजनी, या फिर डी नंबर ऑप्शन विक्टर इमैनुअल। इसमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका आंसर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग फटाफट इसका क्या कीजिए, इसका आंसर टाइप कीजिए अपने अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट बोलिए। सारे विद्यार्थी ए में टिक मार रहे, सारे विद्यार्थी ए में टिक मार रहे। काउंट काबूल, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, काउंट काबूल इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो किसने अपनी कूटनीति, मतलब काउंट काबूल ने अपनी कूटनीति पर, है ना, अपनी कूटनीति पर अपने बलों बुत्तों लगा करके इटली की समस्या को पूरा यूरोप की समस्या बना दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर आपको टाइप करना है आपके कमेंट बॉक्स में। यंग इटली का संस्थापक कौन था। शायद एक बार एक क्वेश्चन आ ही गया था जो यंग इटली का, अच्छा यंग यूरोप था इस बार ना। यंग इटली का संस्थापक कौन था, यंग इटली का बच्चे लोग, इसका ऑप्शन आपको बताना है। पहला ऑप्शन काबूल, सेकंड ऑप्शन गॉरिबाल्डी, तीसरा नंबर ऑप्शन मेजनी या फिर मुसोलिनी। यंग इटली का संस्थापक कौन है,
यंग इटली का संस्थापक कौन है बच्चा लोग? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेजिनी यंग इटली का संस्थापक है। मेजनी जो था है नहीं था, मेजनी यंग इटली का संस्थापक था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने में है, काबूर ने किया था, मेजनी ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, या फिर गौरीबाल्डी ने किया था। सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, गौरीबाल्डी ने क्या किया था? लाल कुर्ती का गठन किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 22 नंबर क्वेश्चन, काबूर कौन था? 22 नंबर क्वेश्चन, काबूर कौन था? मैं यहां से देख पा रहा हूं सारे विद्यार्थी जैसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोग टाइप कर देते हैं आंसर, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? जो काबूर कौन था, काबूर कौन था? 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? काबूर कौन था? फटाफट बोलिए कौन था जी? क्या है? जियो, अरे यहां पर जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, या फिर जर्मनी का मंत्री था? मेरे प्यारे बच्चों पहले यह क्या था? इटली का प्रधानमंत्री था। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? नाम से यह स्पष्ट है, फ्रेंड्स ऑफ इटली मतलब इटली के दोस्तों, है ना। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, जियोबाटी, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इनैमुअल ने, या फिर मेजिनी ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट टाइप कीजिए, मेजिनी ने किया था। मेरे प्यारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है, सही जवाब दिए, लेकिन इसी में से कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से अनुरोध करूंगा, बच्चे लोग आप लोगों का जो तैयारी है ना, ऐसा होना चाहिए जो पूरा विश्व में, पूरा गाँव में, पूरा टोला मोहल्ला में, पूरा जिला में, पूरा राज्य में कोई किसी का ना हो। कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है 1810 में, पहला ऑप्शन है 1810 में, सेकंड नंबर ऑप्शन 1815 में, सी नंबर ऑप्शन 1830 में, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन 18 डी में। आपका ABCD टाइप हो जाना चाहिए। ABCD में से जो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप टाइप कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, इसका जो स्थापना हुआ था ना 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बात माइंड में याद रख लेना है, जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोगों को शायद पता भी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सारे बच्चे ने बिल्कुल सही, A to Z बच्चों ने सही जवाब दिया है, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। नाविक था पेशे से, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काउंट काबूर को विक्टर इनैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये जो काउंट काबूर था इसको विक्टर इनैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति पर, फ्रांस में राजदूत था, या फिर प्रधानमंत्री था, या फिर गृह मंत्री था? इसमें से इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ढक देते कोई से। चलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर गृह मंत्री? आप लोगों का इसका आंसर टाइप हो जाना चाहिए, यह प्रधानमंत्री था। बच्चे लोग मैं थोड़ा सा सेशन को बहुत डीपली ले रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर के पढ़िए, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल फोकस होना चाहिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में कौन ऐसे आदमी है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इटली के एकीकरण में नहीं है, इटली के एकीकरण से संबंध नहीं है, वैसा कौन सा इसमें आदमी है? चलिए फटाफट, बिस्मार्क है, बिस्मार्क, मेजिनी, काबूर, या फिर गौरीबाल्डी? इसमें से इटली के एकीकरण में कौन नहीं है? इटली के एकीकरण में कौन शामिल नहीं है? फटाफट इसका जवाब होना चाहिए, बिस्मार्क इसमें से शामिल नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 28 नंबर क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहां का शासक था? ऑप्शन आपके सामने में है, इटली का था, पर्सा का था, ऑस्ट्रिया का था, या फिर यूनान का था? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके पलक के सामने है, बस कुछ ही दूरी पर इसका सेंसर है। सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। चलिए
बहुत सारे विद्यार्थी को थैंक यू बोल रहे हैं सर, कोई बात नहीं, मेरा थैंक यू उस दिन हम स्वीकार करेंगे, आपका थैंक यू इस दिन हम स्वीकार करेंगे जिस दिन आपका रिजल्ट बहुत बेटर निकलेगा। क्या 28 नंबर क्वेश्चन का, विलियम प्रथम कहां का शासक था? मेरे प्यारे बच्चों कहीं गड़बड़ है क्या? अच्छा सॉरी, अच्छा विलियम प्रथम कह रहा है, विलियम प्रथम। बच्चा लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक नहीं, मिस्टेक से थोड़ा गलती हो जाता है कभी काल, है ना। विलियम प्रथम जो था वह पर्सा का शासन था, है कि नहीं। आगे हम बताएंगे जो ऑस्ट्रेलिया किसका शासक था, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? इसमें होगा जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवेरिन की स्थापना ऑस्ट्रेलिया ने किया था। किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 30 नंबर क्वेश्चन, सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सूडान का युद्ध, इसके बारे में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ? अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ओह सॉरी, मिस्टेक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? मेरे प्यारे बच्चों यह हो जाएगा पर्सा ने। थोड़ा सा इसको मिस्टेक हो गया था 2 क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लगभग पर हो जाना चाहिए। जब ये पूछेगा जालवेरिन की स्थापना, जब ये आपसे पूछेगा जालवेरिन की स्थापना, तो क्या हो जाएगा? पर्सा ने किया था। किसने किया था? पर्सा ने किया था। आगे आ जाइए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 30 नंबर में, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था, पर्सा और फ्रांस के बीच में। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ये जो बिस्मार्क था वह वैसे कौन सा विद्वान था जिसके विचारधारा से वह प्रभावित था? आपके सामने स्क्रीन पर इसके बेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को इसका ABCD टाइप करना है, A नंबर, B नंबर, C नंबर या फिर D नंबर, कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर जो इसका ऑप्शन होगा यह बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। हीगेल ने कहा था, हीगेल जो विद्वान था उसकी विचारधारा से वह प्रभावित था। कौन? बिस्मार्क। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 32 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर पर्सा? इसका सही ऑप्शन आपको बोलना है, इसका सही ऑप्शन आपको बोलना है 32 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन का आपसे क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने है, ट्रांसपेडेंट संघ, क्या सिसेलपाइन संघ, है ना, राइन संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख लो, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने में, ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो उन्होंने राइन संघ की स्थापना की थी। क्या की थी? राइन संघ की स्थापना की थी। मेरे प्यारे बच्चों जब ये पूछेगा नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ, नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद, वैसा कौन सा युद्ध था, कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? मतलब जर्मनी का जो एकीकरण हुआ किस युद्ध के बाद हुआ? किस युद्ध के बाद? ऑप्शन आपके सामने में है, आपके नजर के सामने में है, कुछ ही दूरों पर आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्रीमिया का युद्ध के बाद, है ना, सोडोवा का युद्ध के बाद, पर्सा या डेनमार्क के बीच में जो युद्ध हुआ था इसके बाद, या फिर सोडोन के युद्ध के बाद। आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन टाइप हो जाना चाहिए ABCD। 34 नंबर क्वेश्चन, सारे विद्यार्थी लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं, सोडोन युद्ध के युद्ध। डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़े 35 नंबर क्वेश्चन, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? यह एक क्या थी? पहला नंबर ऑप्शन ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक था, या फिर ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक था, या फिर जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक, या फिर रूसी राष्ट्र का प्रतीक, या फिर ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक था। जर्मेनिया किसका प्रतीक था? भाई जर्मेनिया किसका प्रतीक था? फटाफट इसका ऑप्शन आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए, आपके हाथों से नहीं जाना चाहिए। जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था,
जब यह पूछेगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया। चलिए आगे आ जाइए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा किया गया है, कब पूरा हुआ है, जर्मनी का जो एकीकरण था कब पूरा किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। बस कुछ ही समय में हमारा इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन बीबीए क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। टोटल मैंने यहाँ पर जो डिस्कशन रखे हैं 58 क्वेश्चन का रखा है, इसमें से 36 हम लोग पार कर चुके हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल लाइव सेशन में चलते रहेंगे हम लोग। आप लोग दोनों मिल करके सब क्या करेंगे, बिल्कुल रात रात पढ़ना है, रात रात जगना है, दिन रात को एक कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पर, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हो गया था। 36 नंबर ऑप्शन में इसका जो पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में। कब पूरा हो गया था, 1871 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, पूरा हो गया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर को लॉक कर दो। सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन, सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको नोट्स के बारे में मैंने बता दिया था, जो शुरू में ही बता दिया था। अगर आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन पर जाइएगा तो वहां पर मैंने नोट्स के बारे में डिस्कशन कर दिया था, जो आपको किस तरह से नोट्स मिल सकता है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग ज्वाइन होकर के वहां से नोट्स ले सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जालवेरिन एक संस्था थी, किसका संस्था थी, जालवेरिन किसका संस्था थी। ऑप्शन आपके सामने में है, काबुर का, गौरीबाल्डी, है ना, मेजनी, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, गौरीबाल्डी, मेजनी या फिर मुसोलिनी। किसका हो जाएगा, फटाफट बोलिए। ऑप्शन नंबर 37 नंबर का ऑप्शन नंबर बोलिए, 37 का 37 का इसमें से कोई नहीं हो पाएगा, 37 का इसमें से कोई नहीं होगा। जालवेरिन एक जो संस्था थी ना, जालवेरिन जो एक संस्था थी मेरे प्यारे बच्चों, हाँ आप लोगों देखिए मेरे प्यारे बच्चों ने क्या क्या किया, उसमें से एक भी नहीं है, लेकिन इसका जो नाम है उन्होंने दे दिया। 37 नंबर में व्यापारियों की संस्था थी, जालवेरिन जो एक संस्था चलाई गई थी, किसके लिए चलाई गई थी, व्यापारियों के लिए चलाई गई थी। ठीक है, चलिए व्यापारियों के लिए, जालवेरिन व्यापारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं होगा, व्यापारियों के लिए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 38 नंबर क्वेश्चन, सेवाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई, सेवाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई। चलिए ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया की, पर्सा की, नेपल्स की या फिर सार्डिनियन की। इसमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया की। ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या था, कवि था, नाटककार था, संगीत था या फिर कूटनीतिक था, क्या था इसमें, तो बिस्मार्क। बाबू लोग ध्यान दे दो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए। रातों रात जगो, दिनों दिन पढ़ो, लेकिन इसका जो फायदा होना चाहिए एग्जाम में दिखना चाहिए। नहीं दिखा पाओगे इसका मतलब यह होगा जो मेरे मेहनत में कुछ कमी रह गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 39 नंबर क्वेश्चन, कूटनीतिज्ञ थे कौन, बिस्मार्क। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिगेल कौन था, बाबू लोग हिगेल कौन था, जर्मन चांसलर था, राजनीति था, दार्शनिक था या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन इसका बोलो मेरे बाबू लोग। 40 नंबर क्वेश्चन में हिगेल कौन था, 40 नंबर क्वेश्चन में हिगेल कौन था। मेरे प्यारे बच्चों गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग देर से लाइव में जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिए समय पर लाइव में जुड़ जाएं, चलिए तो कौन था, दार्शनिक था, हिगेल कौन था, दार्शनिक था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 41 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था, काबुल में युद्ध कहां हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए जो थोड़ा सा इसका मिस्टेक हो गया था, जो इसका टाइपिंग जो है ना मिस्टेक किया गया है, मतलब इस टाइपिंग जो है थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट आ गया था, है ना, मिस्टेक हो गया टाइपिंग। चलिए कह रहा 40 नंबर क्वेश्चन में, चलिए मुंह से बता देते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सब बता रहे हैं जो सेडान के बीच में युद्ध हुआ था। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड ऑप्शन। जो बच्चे ने सेडान लिख करके भेजा है उन्होंने हमारे मन को संतुष्टि कर दिया। जो आप लोगों की तैयारी क्या है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। मैं यहाँ पर लिख दूं सेडान के युद्ध के बीच, सेडान युद्ध हुआ था किसके बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, सेडान युद्ध। चलिए फ्रांस और पर्सा, हमको तो फरसा बोला जाता है भाई,
फ्रांस और परसा के बीच सेरान युद्ध हुआ था। आप लोग याद कर लीजिए इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काला 42 नंबर क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? वैसा कौन सा संधि था जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा निश्चित रूप से पूरा कर दिया गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने में, डेनमार्क की संधि, गाइस्टिन की संधि, प्राण की संधि या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि। इनमें से कौन सा संधि था जिसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया? 42 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का आंसर टाइप हो जाना चाहिए। क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया था। आगे बढ़े हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? मेरे प्यारे बच्चों, इटली के एकीकरण से या फिर जर्मनी के एकीकरण से, यूनान के एकीकरण या फिर अमेरिका के एकीकरण। इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 नंबर के लिए, 43 नंबर के लिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट जर्मनी के एकीकरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण के लिए यह बेस्ट ऑप्शन आपका, यह बेस्ट ऑप्शन आपका हाथ से नहीं छूटना चाहिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 44 नंबर क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने में है, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर नेपोलियन ट्रिपल आई या फिर बिस्मार्क। इसमें से किसने किया था? इसमें से किसने किया था? फटाफट जवाब दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। आगे आ जाइए, कुछ ही क्षणों में हमारा लाइव क्लास बंद होने वाला है। 58 तक करना है आपको क्लास, 58 तक बिल्कुल ध्यान से समझना है। A to Z ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति, जब भी आपसे पूछे रक्त एवं लौ की नीति तो आपको माइंड में सिर्फ एक बात आना चाहिए, बिस्मार्क। लौ एवं रक्त एवं लौ की नीति, बिस्मार्क। चलिए फटाफट बोलिए। 55 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क। अच्छा इसमें से कोई नहीं है ना, कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। बिस्मार्क इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बिस्मार्क इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बिस्मार्क। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। आगे हम लोग बढ़े। 46 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 या फिर 1871। इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 46 नंबर में बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 1871 इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोगों को ध्यान हो जाना चाहिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। हम लोग आगे बढ़े। चलिए, जिन स्टूडेंट को कोई सा भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर कीजिए। हमसे एक पॉइंट भी नहीं, एक बात भी नहीं छुपाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में, सेरान युद्ध कब हुआ था? सेरान युद्ध कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब देना है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन, जस्ट इससे पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन पता था, इससे पहले 1870 ईस्वी में सेरान युद्ध हुआ था। 1870 ईस्वी में सेरान युद्ध हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फ्रांस और परसा के बीच में यह युद्ध हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन है? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क। 48 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब ये बोलेगा जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार के बारे में पूछेगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिस्मार्क इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन में, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, 1871 में क्या होता? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, बढ़िया से माइंड में रख लीजिए। दोहराना बिल्कुल जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, दोहराना बिल्कुल जरूरी है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन काबुर था, बिस्मार्क था, गैरिबाल्डी या फिर मेजनी? इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
जाएगा? इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। बिस्मार्क इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब ये बोलेगा जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क इसका बेस्ट ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 51 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। यूरोप का मजदूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका तुर्की, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस। तुर्की, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 51 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग बढ़े। 52 नंबर क्वेश्चन आ गया। आप लोगों को घबराना नहीं है, आंख में नींद नहीं आना चाहिए। चलिए, हाँ, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? आपका बेस्ट ऑप्शन आपके आंखों के सामने में है। पहला क्वेश्चन जर्मनी, सेकंड नंबर क्वेश्चन यूनान, तीसरा नंबर क्वेश्चन तुर्की या फिर चौथा नंबर क्वेश्चन इंग्लैंड। इनमें से कौन सा इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन का इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका यूनान होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। किसके लिए? यूरोप वासियों के लिए। आगे हम लोग बढ़े। 53 नंबर क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? मतलब कौन हार गया? यूनान के मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी अभी लाइव में जुड़ चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे ही आप लोग प्यार दुलार देते रहे। हमारा मनोकामना है जो आप लोग क्या है ना, बिल्कुल बढ़िया से तैयारी कर सके। इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। आप लोग खाली बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सर हमें इस तरह का तैयारी चाहिए। मैं जी जान लगा करके आपको तैयारी करवाऊंगा। 53 नंबर क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी परिजय हुई? किसने हार मान ली? चलिए, आपका बेस्ट ऑप्शन यूनान की, तुर्की की, रूस की या फिर फ्रांस की। 53 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की परिजय होगी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 54 नंबर क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? मेरे प्यारे बच्चों, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने में है, रूस, यूनान, ब्रिटेन और पोलैंड। रूस, यूनान, ब्रिटेन और पोलैंड। इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा रूस। इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। ए नंबर सही ऑप्शन है। ए नंबर सही ऑप्शन है। 55 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़े से आप लोग याद कर लीजिए। इटली, स्पेन, रोम या यूनान? इटली, स्पेन, क्वेश्चन कहाँ भाग जाता है भाई साहब? देखियो, क्वेश्चन भी भाग जाता है। बताइए, पहला क्वेश्चन, अरे आपका ऑप्शन है यूरोप सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, स्पेन, रोम और यूनान। इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका कहाँ चला जाएगा? बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनान को। मेरे प्यारे बच्चों, यूनान किस ऑप्शन में लिखा गया है? डी नंबर ऑप्शन में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान को। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 55 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी? आज ही बताए थे मैंने मेरे प्यारे बच्चों। हंगरी की भाषा इतालवी, मैंगियार, पोलिश या फिर फ्रेंच। इनमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज था जो हंगरी में बोला जाता था? बहुत सारे बच्चों का जो है सही जवाब आ रहा है। मैंगियार इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंगियार इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 57 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी? अरे भाई साहब, कहां भाग जाते हो, है ना? आपका ऑप्शन आपके सामने में, हैदर अली, टीपू सुल्तान,
सफदरगंज या फिर शिवाजी, इनमें से किसने यूरोपीय राष्ट्र से प्रभावित होकर के भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी? मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप याद ध्यान से कर लीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इसके नाम पर बहुत सारे गाना भी चल रहे हैं। बहुत जो वीर होते हैं इसके लिए बहुत सारी यादें दुनिया में रहते हैं। आप भी वीर बनिए, मेरा कोशिश है आप भी वीर बनिए। वीर का मतलब केवल यह नहीं होता जो युद्ध में जीत करके आ जाए। वीर का मतलब यह होता है जो अपने निष्ठा कर्म को पूरा करते रहे। आप लोग भी अपने निष्ठा कर्म को पूरा करते रहिए, आप भी वीर बनेंगे। चलिए, वैसे मैंने कर्मवीर चैप्टर में मैंने इसे पढ़ा दिया था, जो वीर किसे कहते हैं, ओरिजिनल हीरो, ओरिजिनल वीर क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने क्लब की स्थापना करवा दी थी? यह हो जाएगा इसका ऑप्शन टीपू सुल्तान। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, इसके विकास का क्या परिणाम हुआ? साम्राज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, निरंकुश राज्यों की स्थापना हुआ, या फिर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको याद रखना है। अभी क्या पूछ रहा है? 19वीं शताब्दी में पूछ रहा है, ना कि 18वीं शताब्दी, है ना। यूरोप के बारे में पूछ रहा है, तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ था आपको माइंड में आ जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यूरोप में क्या हुआ था? राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना किया गया था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन में बता दिया था, जो मैंने आपको जो भी मुझे पीडीएफ देना है ना, इसको किस तरह से देना आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आप लोगों का प्यार दुलार से ही मेरा यहाँ पर जो है ना चैनल ग्रो कर रहा है ना। धीरे धीरे आप लोग इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते जाइएगा। यदि आपको लगता है, अगर आपको लगता है तो ही मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको लगता है जो यह क्वेश्चन आपके लिए, यह चैनल आपके लिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, स्टेटस में लगा लीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम, जहां पर मन हो वहां पर आप लगा लीजिए, लेकिन आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। चलिए, यही मेरा शुभकामना रहेगा। मेरा शुभकामना आप लोग हमेशा साथ रहेगा। जो आप लोग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। बाकी तैयारी करवाने के लिए हम यहाँ पर है ही। आपके सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आपको मैं देता रहूंगा। इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अगर आप लोग लाइव में जुड़ते तो मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा हौसला बिल्कुल बढ़ जाता है। इसी तरह से प्यार दुलार दीजिए। अभी मेरे लाइव में बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, और साथ में अपने नए बच्चे को भी, नए विद्यार्थी को भी ला रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है, लास्ट में मैं यही कहूंगा, आप लोग मेहनत से तैयारी कीजिए, ठीक है, तभी रंग लाएगा। चलिए, इतना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी अंदाज के, इसी भाषा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।